हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर 2 है। 120 क्वेश्चन में 120 करना है। हाँ, 120 क्वेश्चन में 120 का टारगेट रखना है, तभी जाकर हम इसके करीब पहुंच पाएंगे। तो एग्जाम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग को देखना है, तैयारी करना है। और इस बार छोड़ना नहीं है इस वैकेंसी को, एक वैकेंसी अपनी पक्की करनी ही करनी है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले चीज़ें क्या हैं, देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि इससे आपको मोटिवेशन मिले। पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर में एग्जाम होगा, दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में दो पार्ट में है। 80 क्वेश्चन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग का पूछा जा रहा है, जनरल इंजीनियरिंग का। और जिसमें से 40 क्वेश्चन है वो जीके एंड जीएस का, जीके एंड जीएस का। ये जो 80 क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग का, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ये तीनों तीनों ब्रांच के स्टूडेंट को ये 80 क्वेश्चन के लिए पढ़ना होगा, और ये 40 क्वेश्चन के लिए भी तीनों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो पेपर 1 जो है वो कॉमन है सभी के लिए। पेपर 2 में सिविल के स्टूडेंट को सिर्फ सिविल स्ट्रीम से पूछा जाएगा, जिसमें कि 120 क्वेश्चन रहेगा। मैकेनिकल वालों को सिर्फ मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रिकल वालों को सिर्फ इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा। तो पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं हम, ठीक है। पूरा वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहिए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन पढ़िए और उसके साथ बहुत सारा कंसेप्ट आप सीख पाइएगा। इसका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का वीडियो हम जेएसएससी एजुकेशन पे अपलोड कर चुके हैं, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 पार्ट तक है। ये आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ बताए हुए हैं। उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो आप ये वीडियो जरूर जाके देखिए, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा जेएसएससी एजुकेशन जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो उससे आपको मिल जाएगा। और ये सिविल ज्ञान से चैनल पे है, तो ये सिविल का अभी हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ टिम्बर यूजुअली रिक्वायर्स फॉर नेचुरल सीजनिंग, ठीक है। तो नेचुरल सीजनिंग के लिए टिम्बर को कितना टाइम का आवश्यकता होता है, कितना पीरियड लगेगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये समझेंगे कि सीजनिंग क्या होता है। सीजनिंग आप मान के चलिए कि जो भी वुड वुड है, ठीक है, इसको अब अगर हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज कर लिए हैं, तो इसलिए हम इसको टिम्बर बोल दिए। एक नाम आ गया इसका, टिम्बर। तो टिम्बर अगर हम लोग लकड़ी को काटते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। उस मॉइस्चर से क्या होगा, अगर वो मॉइस्चर डायरेक्टली उसी मॉइस्चर को वाला जो लकड़ी अगर यूज कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए, जैसे फर्नीचर्स के लिए, दरवाजा के लिए, खिड़की के लिए, तो क्या होगा कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मतलब उसमें आपका स्ट्रेंथ उतना नहीं आ पाएगा, स्प्लिटिंग हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिंग पावर नहीं रहेगा उसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर को सीजन करते हैं, मतलब उसको सुखाते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं। तो सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर क्या हो जाएगा, सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर कंटेंट इन द टिम्बर इज रिड्यूस टू रिक्वायर्ड लेवल। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो पॉइंट है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को एक लेवल तक रिड्यूस करते हैं। बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट द स्ट्रेंथ, द इलास्टिसिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड। मतलब स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को हम इनहांस करेंगे सीजन करके टिम्बर को। जो वेल सीजन टिम्बर होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 10 to 12% होता है। उतना तक हम लोग कर देते हैं, मॉइस्चर कंटेंट तक रिड्यूस कर देते हैं। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बराबर 10, उसका मॉइस्चर कंटेंट वेल सीजन टिम्बर कितना होगा, तो 10 to 12% होगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है टिम्बर को सीजन करने का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज श्रिंकेज, श्रिंकेज को मिनिमाइज करता है, वार्पिंग को मिनिमाइज करेगा और स्प्लिटिंग को मिनिमाइज करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर आप टिम्बर को सीजन कर देते हैं, मतलब उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं एक लेवल तक, तो उसका जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टिम्बर को सीजन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टिंग पावर क्या होगा, मान लीजिए टिम्बर है, अगर ये सूखा होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा, जो करंट है इसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये भींगा रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिंग पावर कम होगा और इसमें इलेक्ट्रिक
आ जाएगा, करंट इसमें लग सकता है। तो उसको भी, रेजिस्टिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड फंगस। अब इसका अटैक ही बहुत खतरनाक होता है, ये अगर अटैक कर देता है पूरे टिम्बर पे तो टिम्बर को एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, धूर धूर कर देगा समझिए एक तरह से, अगर इंसेक्ट और फंगस इसमें लग गया टिम्बर में। तो इसके लिए हम लोग सीजन करते हैं। अब ये सीजनिंग करने का प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्टली टिम्बर को सीजन किया गया, मतलब इसको ओपन एयर के, मतलब खुला जगह में हम लोग छोड़ दिए हैं, एक सरफेस बना के नीचे में, डायरेक्टली ग्राउंड पे डालेंगे तो दिक्कत होगा, मॉइस्चर इसमें चल जाएगा, लेकिन इसको एक सरफेस के ऊपर में हम रख दिए हैं, तो इस पे हवा आ रहा है, विंड का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका जो, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो टिम्बर है वो ये ग्राउंड सरफेस पे ऐसे ही डला हुआ है, ठीक है, ये सीजनड हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली एक सरफेस प्रिपेयर करके, ये डायरेक्टली सरफेस के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इस नीचे एक लकड़ी का और एक सरफेस तैयार करके ये वेस्ट टाइप का हो गया, ठीक है, इसके ऊपर में हम स्टैक कर दिए, और ये जो हो रहा है ये नेचुरल सीजनिंग का एक प्रोसेस है। तो आइए हम देखते हैं कि सीजनिंग जो करते हैं वो कौन कौन सा मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो फर्स्ट जो मेथड है वो नेचुरल सीजनिंग, और दूसरा जो नंबर है वो आर्टिफिशियल सीजनिंग। दो टाइप का मेथड है, एक नेचुरल सीजनिंग और एक आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग किसको बोलेंगे? जो टिम्बर स्पीसीज है उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्टैक कर दिए और उसको सीजन कर दिए बाय नेचुरल एयर, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल सीजनिंग। सिंपली ये नेचुरली हो रहा है, इसमें हम लोग कहीं से कुछ मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मॉइस्चर कंटेंट जो इसमें होगा वो रिड्यूस तो होगा, लेकिन इसमें टाइम टेकन जो होगा वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग नेचुरल सीजनिंग हर जगह यूज नहीं करते हैं। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 20% तक रिड्यूस करके लाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब 100% है तो उसको 10 से 20% तक रिड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होता है? ये तो नेचुरल सीजनिंग हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है? नेचुरल सीजनिंग में टिम्बर कितना समय लेता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। नेचुरल सीजनिंग में टिम्बर कितना समय लेता है, यही पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 10 से 20 साल, बहुत ही ज्यादा टाइम है, ये इसका आंसर नहीं होगा। एग्जैक्टली 1 ईयर, मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर इक्वल्स टू 1 ईयर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली 2 मंथ, सिर्फ 2 महीना, ये भी नहीं हो सकता है। एक रेंज होगा 2 से 4 ईयर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये रेंज कभी कभी वेरी भी करता है, कहीं कहीं 1 to 4 ईयर्स भी देगा तो भी वहां पे आपको आंसर करना होगा, कहीं कहीं 2 से 3 ईयर्स देगा वहां पे भी आंसर यही करना होगा, और कहीं कहीं आपको 6 मंथ्स to 1 ईयर देगा, चाहे 2 ईयर देगा, तो वहां पे उसको भी आपको टिक आउट करना होगा। तो नेचुरल सीजनिंग एक वेरी स्लो प्रोसेस है, एज ए टिम्बर इज स्टैक्ड एंड ब्लोइंग नेचुरल एंड विंड सीजन इट may take anywhere from 1 to 4 years for obtaining properly seasoned timber। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जो सीजनिंग करते हैं वो दो टाइप का हो गया, एक नेचुरल सीजनिंग और एक आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग हम लोग नेचर डायरेक्टली हो जाएगा। आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होता है? नेचुरल सीजनिंग गिव्स good result but takes more time, so artificial seasoning of a timber is developed nowadays. By artificial seasoning timber is seasoned within 4 to 5 days, मतलब 4 से 5 दिन में ही हम लोग क्या करेंगे, टिम्बर को सीजन कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मेथड हो जाएगा आर्टिफिशियल सीजनिंग में? एक तो हो जाएगा आपका बॉइलिंग मेथड, दूसरा नंबर हो जाएगा केमिकल सीजनिंग, तीसरा नंबर किलन सीजनिंग, चौथा नंबर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, और पांचवा नंबर वाटर सीजनिंग हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बॉयलर सीजनिंग। बॉयलर सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज आल्सो अचीव्ड बाय बॉइलिंग इट इन ए वाटर फॉर 3 to 4 आवर्स। क्या करेंगे हम लोग? जो टिम्बर है उसको हम लोग बॉयल करेंगे 3 से 4 घंटा तक, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बॉइलिंग टिम्बर इज अलाउड टू ड्राइंग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको बाहर निकाल देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टिम्बर होगा तो उसमें हम लोग ऐसा ना करके, बॉयल ना करके, हम लोग क्या करते हैं उसमें हॉट स्टीम पास करते हैं टिम्बर लॉग से एक रूम में, एक इनक्लोज्ड रूम में। तो इससे क्या होगा? इससे भी क्या हो जाएगा, वो भी एक बॉइलिंग का ही काम करेगा। तो इट ऑल्सो गिव्स गुड रिजल्ट। द बॉइलिंग और स्टीमिंग प्रोसेस डेवलप द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर बट इकोनॉमिकली इट इज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बॉइलिंग टिम्बर में अगर सीजनिंग करते हैं बॉइलिंग के थ्रू तो इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा और इस टाइप का प्रोसेस होगा। अब आते हैं हम लोग केमिकल सीजन। केमिकल सीजनिंग में नाम से ही पता चला कि केमिकल कुछ यूज हुआ है,
तो इन केस ऑफ केमिकल सीजनिंग द टिम्बर इज स्टोर्ड इन सुटेबल साल्ट सॉल्यूशन। सुटेबल साल्ट सॉल्यूशन में हम लोग टिम्बर को डालते हैं, कुछ समय के लिए डालते हैं, ठीक है। इसका जो साल्ट होता है वो उसके पास टेंडेंसी होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या करता है, जो टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाएगा और इसके बाद हम लोग उसको बाहर निकाल कर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस टाइप के सीजनिंग को हम लोग बोलेंगे केमिकल सीजनिंग। ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिम्बर हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन में डाल दिए, साल्ट सॉल्यूशन में डाल के कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद इसको बाहर निकाल के सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल सीजनिंग। अब आते हैं हम किलन सीजनिंग। ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, मतलब वो दोनों के कंपेयर में। क्यों है, क्योंकि इस मेथड में जो टिम्बर है वो हॉट एयर टाइट एक चेम्बर होता है, एक, ठीक है, एक इस टाइप का एक हॉट एयर टाइप चेम्बर होता है। इसमें हम लोग टिम्बर को रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर, जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कॉइल होगा इसके अंदर में हीट होगा, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे उससे जो वो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी जो इस टिम्बर में रहता है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किलन सीजनिंग। इवन दो इट इज कॉस्टली प्रोसेस, इट गिव्स गुड रिजल्ट और स्ट्रेंथ इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो इस टाइप को सीजनिंग को हम लोग बोलेंगे किलन सीजनिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करने के लिए हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, कि उसका जो दो कोना है वो इलेक्ट्रोड से जोड़ा हो, ठीक है। द लॉग्स ऑफ ए वुड आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर टू एंड्स टच द इलेक्ट्रोड। और इसके बाद क्या करेंगे, ये सेटअप करने के बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे। तो वुड क्या होता है, वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करेगा। इससे इस प्रोसेस में करने के बाद हीट जनरेट होगा इसमें से, जो कि टिम्बर को क्या करेगा, सुखा देगा, मतलब सूख जाएगा, विच रिजल्ट इन ड्राइंग ऑफ टिम्बर। इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, इस सीजनिंग करने का इसमें ड्रॉबैक क्या है कि इसको अगर हम ज़्यादा ओवरहीट करेंगे तो ये स्प्लिट भी हो सकता है, ये टिम्बर जो है वो स्प्लिट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। कुछ ना कुछ इसमें किसी न किसी मेथड में कुछ ना कुछ एडवांटेज है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो है वो वाटर सीजनिंग, ठीक है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल में रखे हैं। एक्चुअली ये इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल भी पढ़ सकते हैं इसको। तो टिम्बर्स जो है लाइक बम्बू को क्या करेंगे, हम लोग प्लेस करेंगे वाटर के अंदर में, ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर, जहाँ पानी का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग वहाँ पे छोड़ देंगे 1 वीक के लिए। इसके बाद जैसे हम लोग उसको वीक के लिए छोड़ के, एंड आफ्टर 1 वीक द बम्बू आर पोल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड देन ड्राइड अंडर शेड। शेड के अंदर में हम लोग उसको सुखाने के लिए छोड़ देंगे। इसमें क्या होगा कि टिम्बर जो है अपना इलास्टिसिटी लॉस कर जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, एट इज लूजिंग सैप वुड कम्प्लीटली, ठीक है। तो सैप वुड इसमें कंप्लीट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाटर सीजनिंग में। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसका एक्सप्रेशन हो गया, इसका आंसर भी आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर। टेकोमेट्रिक मेथड, तो टेकोमेट्रिक मेथड जो होता है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हम लोग चेन के थ्रू भी करते हैं, चेनिंग करके भी कर सकते हैं, टेप से कर सकते हैं, और लेबल मशीन, ठीक होता है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेनिंग और टेप जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब हर जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं चेनिंग के थ्रू, हर जगह हम लोग टेप के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज करते हैं, ठीक है। टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, टेकोमेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which horizontal and vertical distances are determined by taking angular observation with an instrument known as tachometer. टेकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मतलब एंगल मेजर करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, ठीक है। तो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग जो होता है एक्चुअली इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग यूज करते हैं। टेकोमेट्रिक सर्वेइंग जो होता है हम लोग रफ और डिफिकल्ट टेरेन में यूज करेंगे, where direct leveling and chaining are
आइदर नॉट पॉसिबल और वेरी टेडियस, उस केसेस में हम लोग टेकोमेट्रिक सर्वेइंग यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग होता है ये मोस्ट रैपिड मेथड होता है, लेकिन क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं। कन्वीनियंट फॉर रिकनेंसेस सर्वे ऑफ रोड, रेलवे एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है टेकोमेट्रिक सर्वे, टेकोमेट्री का प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल्ड मैप्स और प्लान्स रिक्वायरिंग बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंट्रोल, ठीक है। जो हम लोग मान लीजिए टेप के थ्रू या फिर चेन के थ्रू जो हम लोग डाटा मेजर कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग टेकोमेट्री यूज करते हैं। तो यूजेज ऑफ टेकोमेट्री में अगर हम देखें तो प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स विच रिक्वायर बोथ एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, सर्वे वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे मेजर करना इनकन्वीनियंट होता है। रिकनेंसेस सर्वे फॉर हाईवे और रेलवे में हम लोग यूज करते हैं टेकोमेट्री का, और जो ऑलरेडी मेजर डिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए भी हम लोग टेकोमेट्री यूज करते हैं, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली कंडक्टिंग सर्वेइंग इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन। तो इसका आंसर आप इजिली, आप कंसेप्ट पढ़े रहते तो आप इजिली बना सकते थे इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का भी पूछ रहा है, सर्वेइंग से भी पूछेगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ये भी सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इस सबसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है और सिलेबस में भी है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर करिए, क्योंकि इतना एफर्ट लगा के वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द, सॉइल कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सॉइल जो होता है वो वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, रॉक्स जब टूटेगा डिसइंटीग्रेट होगा टेम्परेचर एक्शन की वजह से, अगर टेम्परेचर के कारण उसमें डिसइंटीग्रेट होता है मतलब टूटता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब क्या हो जाएगा, जो फिजिकल जो टेम्परेचर चेंज के कारण जिस किसी भी बॉडी में चेंजेज होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। नेचुरल जो होता है उस सॉलिड रॉक्स का अगर डिसइंटीग्रेशन होगा तो सॉइल बनेगा। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल इज ए नेचुरली अकरिंग लूज अनसीमेंटेड वीकली सीमेंटेड relatively unconsolidated mineral property, organic or inorganic in a character, lying over the bedrock which is formed by the weathering of rocks, तो उसको हम लोग सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। देखिए कुछ टाइप का सॉइल है, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, एग्जाम में पूछता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी डायरेक्टली पूछ लेता है, क्योंकि जेएसएससी जेईई का एग्जाम है तो इसमें ज्यादातर क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछेगा, न्यूमेरिकल इसमें है कम आएगा। तो सैंड के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 2.65 से 2.67 होगा, सिल्टी सैंड के केस में 2.67 से 2.70 होगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक क्ले में 2.70 से 2.80 होगा, सॉइल विथ माइका और आयरन में 2.75 से 3.0 होगा, ऑर्गेनिक सॉइल में 1.0 से 2.60 होगा। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ वैल्यू है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एज ऑफ ट्रीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाई, ट्री का जो उम्र है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ट्री का एज हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ट्री का एज निकालने के लिए हम लोग काउंटिंग करेंगे, नंबर ऑफ रिंग्स का काउंटिंग करेंगे, तो इससे हम एज ऑफ ट्रीज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये ट्री का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे जो आउटर पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क, ठीक है। इस जो सबसे जो इनर का पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं पीथ, PITH, ठीक है। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस सबसे पहला जो वुड होता है, यहाँ का वुड जो होता है वो हार्ड वुड होता है, और इसके आगे वाले वुड को हम सैप वुड बोलेंगे, और ये जो रे इस तरह का हुआ है इसको हम लोग मेडुलरी रेज भी बोलेंगे। देखिए ये यहाँ पे इनर बार्क हो गया और ये कैम्बियम लेयर हो गया। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कैम्बियम लेयर जो है वो किसके और किसके बीच का लेयर है, तो आप बोलिएगा कि सैप वुड और इनर बार्क के बीच के लेयर को हम कैम्बियम लेयर बोलते हैं। तो एज ऑफ a tree can be estimated by the number of concentric rings on a cross section of its trunk। तो अगर हम उसमें का जो कोसेंट्रिक रिंग है, जो इस तरह का रिंग फॉर्मेशन हुआ है, इस रिंग को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो उससे हम एज ऑफ ट्री फाइंड कर सकते हैं। द ट्री एज कैन बी डिटरमाइंड
बाय काउंटिंग एनुअल ग्रोथ इन इट्स टर्न। एक जो ईच रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है 1 ईयर को, ठीक है। एंड द रिंग्स थिकनेस, जो इस रिंग्स का जो थिकनेस है वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल उस पर्टिकुलर ईयर में कितना हुआ है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज ऑफ ट्री है वो नंबर ऑफ एनुलर रिंग से हम कैलकुलेट करते हैं, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, एक यूजफुल टेक्निक है जिससे कि हम एप्रोप्रिएट एज निकालते हैं, किसी भी सैंपल का डिटरमाइन करते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ट्री का क्रॉस सेक्शन में और थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आउटर बार्क है, सबसे बाहरी पोर्शन, ये इनर बार्क है, ठीक है। ये कैम्बियम लेयर है, यहाँ पे ये कैम्बियम लेयर है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को सैपवुड बोलेंगे। यहाँ से लेके जो नजदीक पीत के जो नजदीक है उसको हम लोग हार्टवुड बोलेंगे, जिसको हम लोग जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग पीत बोलेंगे। इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंदर का जो ग्रोथ होता है वो फर्स्ट ईयर ग्रोथ है, ठीक है, ठीक है। अंदर का जो ग्रोथ होता है फर्स्ट ईयर। ये एनुलर रिंग है, ये जो रिंग है यहाँ से लेके मान लीजिए क्या है, ये रिंग है, ये रिंग, ये आपका हो गया रिंग हो गया एक, तो इसका ये रिंग का थिकनेस हो गया, तो इसको एनुलर रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको समझ में, काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ से आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस। देखिए शियर फोर्स को समझिए पहले, ठीक है। शियर फोर्स क्या होता है, स्लाइड एक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। स्लाइड के कारण जो फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीम है, ठीक है। ये एक मेंबर है, अगर इसको हम लोग खींचते हैं तो इसमें क्या लगेगा, टेंसल। खींचने के कारण जो फोर्स लगेगा वो टेंसाइल फोर्स होता है। उसको कंप्रेस करेंगे तो जो फोर्स लगेगा उसको कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे। और अगर इसके स्लाइड एक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग शियर फोर्स बोलेंगे। तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि शियर फोर्स क्या होता है। तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के बाद अगर शियर फोर्स डिफाइन कर रहे हैं तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन is defined as the algebraic sum of the forces either considering from the left of the section or right of the section। एक ही तरफ कंसीडर करना है, या तो आप लेफ्ट की तरफ कंसीडर कीजिए या फिर राइट की तरफ कंसीडर कीजिए। किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर आपको शियर फोर्स निकालना है तो या तो आप उसके लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जितना भी फोर्सेस आ रहा है उसको सम कर दीजिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, मतलब जो ऊपर है मतलब अपवर्ड है और जो डाउनवर्ड है उसको साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर हम समेशन कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, उस सेक्शन के अबाउट शियर फोर्स मिल जाएगा। या तो आप राइट साइड करिए या फिर लेफ्ट साइड करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम। ये एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। प्लेन ऑफ बीम नहीं होगा, परपेंडिकुलर ये तो होगा ही नहीं, तो शियर फोर्स सी हो जाएगा आंसर। कुछ स्टैंडर्ड केस है शियर फोर्स, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, शियर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस vertical forces acting to the left or the right of the right of a cut section along the span of the beam, ठीक। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड केसेस है, हम देख लेते हैं। ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पॉइंट लोड लग रहा है W, यहाँ पे W/2 है, यहाँ पे W/2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो ये टोटल लोड W होगा, तो यहाँ पे हाफ लगेगा उसका, इसका यहाँ पे हाफ लगेगा। अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से आप शियर फोर्स डायग्राम बना पाइएगा। तो इसका यहाँ पे इस पोर्शन पे W/2 हो जाएगा और इस पोर्शन पे W/2 हो जाएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो क्या आएगा, ट्रिंगुलर आएगा, और इसका जो वैल्यू होगा बेंडिंग मोमेंट का WL/4 होगा इन केस ऑफ पॉइंट लोड एक्टिंग एट ए सिंपली सपोर्टेड बीम। उसी तरह अगर UDL लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में तो जो इसका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा, कट करेगा यहाँ पे, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पाराबोला होगा, जिसका वैल्यू यहाँ मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, WL/8 होगा। उसी तरह कैंटिलीवर के केस में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर होगा इसका शियर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इसका ट्रिंगुलर होगा। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का WL होगा और मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू W होगा। उसी तरह कैंटिलीवर बीम में अगर UDL सपोर्ट है तो जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा, ट्रिंगुलर होगा, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पाराबोला होगा, इसका वैल्यू WL/2 होगा, इसका वैल्यू WL होगा। तो ये स्टैंडर्ड केसेस आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल स्टील
इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का होता है कितना होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका डायमेंशन में 12 इंटू 10⁻⁻6 फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण डायमेंशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और उसी का जो कोफिशिएंट यूज होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी accompanying a change in the temperature is called thermal expansion। चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी। तो थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यूज होता है। एक तो लीनियर एक्सपेंशन, एक एरियल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। सॉलिड में ऑल टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है और लिक्विड में आपका लिक्विड और गैस में ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन इज अकर्ड, उसमें लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल है, कुछ यहाँ पे मटेरियल है जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया हुआ है, पूछ सकता है एग्जाम में। चार्ट और फ्लिंट का जो हो जाएगा वो 12 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टेजाइट का 14 इंटू 10⁻⁻6 होगा। सैंड स्टोन का 12.5 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, इसका 7 होगा, इसका 10.5 होगा। सिलिशियस लाइमस्टोन का, ग्रेनाइट का याद रखना आपको 10 इंटू 10⁻⁻6, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट का, ये याद रखिएगा। डोलेराइट का 9.5 इंटू 10⁻⁻6। देखिए बासाल्ट का भी इंपॉर्टेंट है 10 इंटू 10⁻⁻6 सेम है, ग्रेनाइट इतना है। लाइमस्टोन का 9 इंटू 10⁻�6। ग्लेशियल और ग्रेवल का 13 इंटू 10⁻6। इसके बाद इसका हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6 और इसका सिंटर्ड फ्लाई इसका 9 इंटू 10⁻6। तो ये इसका सबका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसको थोड़ा सा आप रिमेंबर रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन कंपोजिट सेक्शन। इसमें से कौन सा कंपोजिट सेक्शन है। स्टील कॉलम तो सिर्फ स्टील का हुआ, स्टील बीम सिर्फ स्टील और टिम्बर बीम सिर्फ टिम्बर का। जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है वो किसका होता है, वो आरसीसी और स्टील दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब सॉरी, कंक्रीट और स्टील दोनों इसमें यूज होता है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम में। तो ये कंपोजिट सेक्शन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये बीम है, ये इस तरह का बीम है, यहाँ पे बीम देख सकते हैं, ये रिइंफोर्समेंट है इसमें, और इसमें जो हम लोग फील किए हुए हैं वो क्या है, कंक्रीट है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट सेक्शन हुआ इसमें कि कंक्रीट और जो स्टील है वो दोनों यूज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट सेक्शन। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको हम लोग बीम बोलेंगे। और ये जो है ये लेंथ का दिखाया गया है, लेंथ के लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। इसका अगर हम बीच से काटते हैं और इस साइड से देखेंगे तो बीच से काट के साइड से देखिएगा तो ये पोर्शन दिखेगा, तो ये पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये विड्थ ऑफ बीम है, ये जो है बीम का विड्थ है, और ये डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ होता है, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो ये इसका रिइंफोर्समेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, और ये पूरा जो डेप्थ है उसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। तो ये आप याद रखिएगा। सियर स्टिरप्स है जिसको कि हम लोग रिंग बोलते हैं, ये सियर स्टिरप्स है जो कि क्रैक्स को रिमूव करने के लिए, क्रैक ना है बीम में, सियर के का जो सियर इन्फोर्समेंट, इन सियर इन्फोर्समेंट हम लोग सियर स्टिरप्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं। रिंग के रूप में ये सियर को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन जो इन्फोर्समेंट है वो टेंशन को, टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेगा। तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, ये इन्फोर्समेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है, माइक्रोवेव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम इंस्ट्रूमेंट मेक्स यूज ऑफ अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज 3 to 30 gigahertz, so it can measure a distance in which of the following range। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 to 100 90 से लेके 100 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है ये मेजर कर सकता है 3 से लेके 30 गीगाहर्ट्ज के लिए। The frequency range of the microwave instrument is about 3 to 30 kilohertz, which provides it the ability to cover a range up to 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 90 से 100 किलोमीटर का फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईडीएम क्या होता है सर्वेइंग में। तो ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है,
ये सेपरेटली इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है। एक इसी का अपग्रेडेड वर्जन आया है टोटल स्टेशन, ठीक है। टोटल स्टेशन से हम लोग सब कुछ मेजर करते हैं, आजकल टोटल स्टेशन ही यूज होता है। तो मेजरिंग डिवाइस ईडीएम इंस्ट्रूमेंट दैट आर माउंटेबल विथ ऑप्टिक और इलेक्ट्रॉनिक theodolites. Original EDMs were individual units and it only for distance measurement. EDM instrument used as a modular component in the modern total station also work under the same principle of separate EDM instrument. तो तीन टाइप का EDM इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई किया गया है, एक इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा नंबर माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट और तीसरा नंबर विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट। ये तीन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है EDM इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस टाइप का आपका इसी टाइप का ये इसी शेप का इसे ये क्या है, ये EDM है। टोटल स्टेशन भी आपको इसी टाइप का दिखेगा, ठीक है। टोटल स्टेशन भी आपको इसी टाइप का दिखेगा। आजकल ज़्यादा टोटल स्टेशन यूज होता है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, कोऑर्डिनेट मेजरमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे तीन रेंज का EDM होता है, एक शॉर्ट रेंज, एक मीडियम रेंज और एक लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में अप टू 100 किलोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, इसका 100 किलोमीटर तक रेंज होता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने का। शॉर्ट रेंज में अप टू 5 किलोमीटर और मीडियम रेंज में अप टू 25 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विथ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्लूइड स्टैटिक डील्स विथ। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, इससे पहले हम समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो fluid mechanics is the branch of science which deals with the behavior of a fluid when the fluid is in rest, motion, and when the fluid is in rest and motion, that is called fluid mechanics. जिसमें हम लोग एक ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें कि फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो स्टडी करेंगे उसका, अगर मोशन में है तो स्टडी करेंगे, और मोशन के साथ साथ जो फोर्सेस कॉज कर रहा है उस मोशन का, उसका भी स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक फ्लूइड स्टैटिक्स, एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, उसमें हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं जब फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स व्हेन फ्लूइड स्टडी ऑफ अ फ्लूइड इन अ मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में होता है, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर, उस केसेस में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर, वो फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड स्टैटिक में आपका डैम जो है या फिर स्टोरेज टैंक है, ये सब चीज आ जाएगा आपका फ्लूइड स्टैटिक में, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन, फ्लूइड एक्सेलरेशन, और आपका मोशन से रिलेटेड जितना भी चीजें है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। द फ्लूइड कैन आइदर बी गैसियस और लिक्विड। अगर फ्लूइड लिक्विड है तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, और फ्लूइड अगर गैस है तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोस्टैटिक्स। तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक है मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा एडजेसेंट फ्लूइड के लेयर के बीच में, तो वहां पे कोई भी शियर जनरेट नहीं होगा, नो शियर स्ट्रेसेस इन द फ्लूइड ट्राइंग टू डिफॉर्म इट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। नॉर्मल स्ट्रेस में आपका एक वेट लगेगा, मतलब ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। द टॉपिक ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन ग्रेविटी फील्ड्स। द डिजाइन ऑफ मेनी इंजीनियरिंग सिस्टम्स सच एज वाटर डैम्स, liquid storage tank requires the determination of force acting on the surface using fluid statics। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स है। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और एक हाइट है तो प्रेशर फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीप, जब फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। विस्कस फोर्स नहीं होगा, विस्कस फोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो dv बाई dy भी जीरो हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो विड्थ ऑफ द रिब टू द विड्थ ऑफ द डेप्थ ऑफ द रिब फॉर ए टी बीम इज जनरली केप्ट एज। मतलब रिब का विड्थ और डेप्थ
ये टी बीम है, ठीक है, ये टी बीम है, ये रीब का विड्थ हो गया, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं और इसको वेब बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/3 टू 2/3 हो जाएगा। देखिए अब ये टी बीम क्या होता है, टी बीम आप ऐसे ही डायरेक्टली नहीं देख पाइएगा। टी बीम ये मान लीजिए पूरा स्लैब है, ठीक है, ये पूरा स्लैब है, ये बीम पोर्शन है, ये बीम पोर्शन है, ये बीम पोर्शन है, ये बीम है, ठीक है। तो ये जो इंड में है इसको हम इंड बीम बोलेंगे और एल बीम बोलेंगे। यहाँ पे भी इंड बीम होगा और एल बीम होगा, और ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, बीच का जो ये यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, ये जो है ये टी बीम है, ये टी बीम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका एल बीम हो गया, ये एल बीम हो गया, और यहाँ के जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग टी बीम बोलेंगे, इसको हम लोग टी बीम बोलेंगे। ये एल बीम हो गया, ये टी बीम हो गया, और ये एल बीम हो गया, लास्ट वाला जो पोर्शन हो गया एल बीम हो गया। तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है वो रिब है। तो 1/3 टू 2/3 होता है, उसका डेप्थ और विड्थ का जो रेशियो होता है, विड्थ और डेप्थ का 1/3 से 2/3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग अभी 10 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के बटन जरूर दबाइए, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का, कंटेंट आप लोग के लिए तैयार करने का एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हाँ आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही करा दे या एक्सप्लेनेशन नहीं कराएं, ये सब जरूर आप कमेंट करिए। और वीडियो जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। जितना स्टूडेंट है एसएससी का एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, यहीं पे लाइए, सारा हम रेगुलर क्लासेस लेंगे आपका, ठीक है।